डियर फ्रेंड्स, लेट्स डू द केस स्टडीज ऑन द फ्री कंसेंट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में पूरा फ्री कंसेंट का टॉपिक समझा दिया है और मैंने हमेशा एम्फेसाइज करा है कि सीए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से सीए फाउंडेशन में 50% के अप्रॉक्सीमेटली केस स्टडीज इवेल्यूट करता है और 50% सब्जेक्टिव पेपर रहता है। हेंस इट्स असेंशियल फॉर अस कि हम केस स्टडी कर सके सो दैट हमको लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और हमें ये भी समझ में आएगा कि केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करनी है। लेट्स स्टार्ट। X came to know that Y has recently bought a new scooty. He transferred rupees 20,000 to Y by UPI and asked him to sell his scooty. Otherwise, he will do bodily injury to the Y's brother. Later on, X employee came to Y house and picked his scooty. On examination, X found that scooty was old. Now, X wants to repudiate the contract due to presence of coercion एंड मिस्टेक इन द कॉन्ट्रैक्ट कमेंट। क्या एक्स कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है? अब हमको जब भी केस स्टडी आएगी तो फ्रेंड्स हमें कैप्चर करना है उसमें लॉ पॉइंट और उस लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को उसका कंक्लूजन देना है। आइए लॉ पॉइंट पढ़ते हैं। लॉ पॉइंट अब क्या कहता है? इन केस ऑफ अ कोएर्जन द राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इज विद एन एग्रीड पार्टी। और एग्रीड पार्टी कौन होती है? हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन थ्रू द कोएर्जन। ये लॉ पॉइंट है। और इन केस ऑफ अ यूनिलेटरल मिस्टेक एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। यहाँ पे इस दो लॉ पॉइंट जो ये दो लॉ पॉइंट है ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम आगे कंक्लूजन को समझेंगे। आइए, इन द गिवन केस कोएर्जन इज गिवन बाय एक्स by threatening to do bodily injury to the Y's brother, an act forbidden by Indian Penal Code। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स कोएर्जन किसको देने की बात कर रहा है? वाइज के ब्रदर को। तो दिस इज अ डीम टू बी अ कोएर्जन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स इज गिविंग अ कोएर्जन। The aggrieved party is Y whose consent was obtained through the coercion. As a result thereof, X do not have a right to rescind the contract. Hence, जो X जो है वो ये नहीं कह के कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कैंसिल कर सकता है कि सर इसमें तो कोएर्जन प्रेजेंट था। सिर्फ रिस्काइंड करने का लॉ ऑप्शन सिर्फ एग्री पार्टी को दे रखा है और हमारे इस केस स्टडी में एग्री पार्टी Y है। तो X do not have a right to repudiate the contract being a presence of a coercion. Now, अब मिस्टेक की बात करते हैं। X is under a unilateral mistake that Y is in a possession of a new scooty। मैंने यहाँ पे वर्ड करा है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब क्या है फ्रेंड? एक पार्टी कोई मिस्टेक है, एक पार्टी कोई गलत अंडरस्टैंडिंग है, बाकी दूसरी पार्टी को गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब हमारे एग्रीमेंट में यूनिलेटरल मिस्टेक होती है तो लॉ कहता है एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। इसको रीड करते हैं। X is under a unilateral mistake that Y is in possession of new scooty, which was not the case, as the scooty was new. In case of a unilateral mistake, agreement is enforceable. Thus, X cannot rescind the contract as there is neither a coercion nor a bilateral mistake। यहाँ पे मैं कार्ड के न्यू लिख गया तो बोले दोबारा रीड करता हूँ। X is under a unilateral mistake that Y is in possession of new scooty, which was not the case that the scooty was old one। और हम यहाँ बोल रहे हैं in case of unilateral mistake agreement is enforceable। Thus X cannot rescind the contract as there is a neither coercion nor bilateral mistake in the coercion, bilateral mistake in the contract। neither coercion का मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि X जो है वो एग्री पार्टी नहीं है, एग्री पार्टी Y है। Hence X do not have a right to rescind the contract। तो होप आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टेक another case study। X extremely talented teacher refused to teach Mr. A, who is a major and who is a wise son। X told Y that he will teach his son only if he sells his Audi car to X for 5 lakh worth rupees 40 lakhs। Y sold the car and received the payment। Later on Y wants to cancel the contract। Means Y कहना चाहता भी मेरी कार वापस दो, अपने पैसे ले लो। Will Y succeed due to presence of undue influence? आइए हम समझते हैं। लॉ पॉइंट क्या कहता है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट undue influence can only come from the parties to the contract, and when there is a no undue influence the contract does not become voidable। तो हमें ये चेक करना है कि भाई इस केस में, इस केस स्टडी में क्या कोई undue influence प्रेजेंस है। अब हम समझते हैं इन दिस केस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई
X was not in a dominant position. As per ICI, Indian Contract Act, one person will be a dominant position if that person stands in fiduciary relationship. Teacher will be deemed to in dominant position if he contact with the student. हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा था, तीन चीजों में लॉ मानता है कि आपकी डोमिनेंट पोजीशन है जब एक पार्टी इज हैविंग अथॉरिटी ऑफ द अदर, एक आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट वाला, और एक हम कह सकते हैं मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। यहाँ पे जो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में हो रहा है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के फादर के बीच में हो रहा है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ कार। In this contract, X is not to be in a dominant position in a contract with Y। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन की कंडीशंस है, इन तीनों केस में जो X है वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं डीम करा जा रहा है, क्योंकि X ना तो X इज हैविंग अथॉरिटी ऑफ द Y, ना X इज हैविंग अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद Y, और ये वाला केस तो ऑब्वियसली फॉल नहीं कर रहा है। तो इन दिस कॉन्टेक्ट द एक्स इज नॉट टू डीम टू बी इन डोमिनेंट पोजीशन, एंड विदाउट बीइंग इन अ डोमिनेंट पोजीशन देयर कैन नॉट बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। और मोर ओवर इन कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन ओनली टेक प्लेस इन बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो x और y के बीच में हो रहा है, बट x जो है एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस दे रहा है y को कि मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। लॉ इस चीज को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानता है। तो यहाँ पे y विल नॉट बी एबल टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज अ नो अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द x। आपको केस स्टडी देख के ऑन द फेस लग रहा होगा कि यस देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट दिस इज द वे एग्जामिनर आपको ऐसी केस स्टडी दे के एवेल्यूट करेगा कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो होप आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टेक अप अनदर केस स्टडी। X is in a need of a latest mobile phone. He went to the reputed shop in an area to buy the phone. The shopkeeper Y showed him the latest phone and told him that this phone is in severe shortage and agreed him to buy the phone at MRP. X bought the phone at MRP. Later on, X come to know that Y told him lie. There was a no shortage of phone and there's a discount of 30% on MRP in the market. Can X repudiate the contract due to undue influence or fraud? आइए हम पढ़ते हैं केस स्टडी। पढ़ लिया हमने, लॉ पॉइंट पढ़ते हैं। Undue influence take place when one of the parties to the contract is in dominant position and use that position to obtain unfair advantage over the other party। ये undue influence के बारे में हमने पता था, हमने लॉ पॉइंट लिख दिया। तो फ्रॉड कब होता है फ्रेंड्स? फ्रॉड टेक प्लेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड, अदर पार्टी इज एक्चुअली डिसीव्ड एंड सफर अ लॉस। तो यहाँ पे हमने लॉ पॉइंट में फ्रेंड्स अनड्यू इन्फ्लुएंस को और फ्रॉड के बारे में लिख दिया। अब हम एग्जामिन करते हैं क्या इस केस स्टडी में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है, फ्रॉड प्रेजेंट है। अगर दोनों में से एक चीज ही प्रेजेंट होगी देन द बायर X can repudiate the contract। आइए पढ़ते हैं। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट Y कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे शॉपकीपर। Y was not in dominant position as Y is not falling in any of the condition laid down for party being in a dominant position। अभी प्रीवियस केस स्टडी में हमने पढ़ा था, कब होती है फ्रेंड्स? दोबारा लिखता हूं, जब एक पार्टी अथॉरिटी रिलेशनशिप में है, एक पार्टी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, और मेडिकल अटेंडेंट वाला केस वो है नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं। यहाँ पे X जो है, X एक नॉर्मल कस्टमर है और Y एक नॉर्मल शॉपकीपर है। तो यहाँ पे Y जो है उसको मिसगाइड कर रहा है। तो Y is neither having an authority of the X and Y is neither in a fiduciary relationship with X। तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि Y was not in dominant position as Y is not falling in any of the condition laid down for party being in a dominant position, and without being in a dominant position there cannot be undue influence, thus there was a no undue influence by the Y in a contact with X। तो undue influence तो इस वाली केस स्टडी में प्रेजेंट दोस्त नहीं है। अब हम फ्रॉड समझते हैं। In this case, Y gave him means X false representation about shortage of phone when there was a no shortage
and able to sell phone at a higher price, causing loss to the X. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं Y has done a fraud. How? Y has given false representation with the knowledge of falsehood as to the fact. Fact क्या चीज है? उसने फोन की मार्केटेबिलिटी के बारे में गलत बोला है कि फोन की मार्केट में सीवियर शॉर्टेज है एंड उसकी वजह से X को लॉस हुआ. लॉस कैसे हुआ? उसने Y ने X को फोन महंगे रेट पे बेचा. मार्केट में 30% डिस्काउंट था और Y उसको MRP पे बेच दिया. तो इस केस में Y has done a fraud and due to the presence of fraud, X being an aggrieved party can repudiate the contract. तो आप देखिए एग्जामिनर ने आपसे यहाँ पे सिंपल केस स्टडी में चीजें पूछनी चाहिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड दोनों जिसने फ्री कंसेंट के कॉन्सेप्ट आपसे चेक करने चाहिए. तो होप आपको ये भी केस स्टडी समझ में आई होगी. आइए नेक्स्ट आगे टेकअप करते हैं केस स्टडी. X, an illiterate old woman aged 90 years, physically infirm and mentally in distress, executed a gift deed of his property in favor of Y, his nearest relative who was looking after his daily need. Is X bound by this gift? इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या X can repudiate the gift executed in favor of Y? अब हम पढ़ते हैं क्या चीज है. सिंपल लॉ कहता है इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स. ये हमने फ्रेंड्स किस टॉपिक में पढ़ा था? कंसिडरेशन में. और ये हमने कंसिडरेशन के किस टॉपिक में पढ़ा था? एक्सेप्शन टू द फैक्ट दैट विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वैलिड. तो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट देयर इज अ नो नीड फॉर कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. ये हमने जनरल लिख दिया. अब इस फैक्ट्स में जो फैक्ट्स गिवन है उसमें फर्दर लॉ पॉइंट पढ़ते हैं. In case of a contract between medical attendant and a patient, medical attendant is deemed to be in a dominant position. ये law ने deem कर दिया है. If medical attendant is able to use dominant position to obtain unfair advantage over other party, that's patient, then patient can rescind the contract. तो यहाँ पे हमने लॉ पॉइंट लिख दिया है कि ये हमने बताया कि अगर मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट के बीच में लॉ डीम कर रहा है कि मेडिकल अटेंडेंट इज हैविंग इन डोमिनेंट पोजीशन, और अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि मेडिकल अटेंडेंट ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करा है, देन पेशेंट हैज अ राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पेशेंट. अब हम कंक्लूजन लिखते हैं. द गिफ्ट बिटवीन X एंड Y इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी, हेंस इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है. तो यहाँ पे हमने बोल दिया गिफ्ट बिटवीन X एंड Y इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स एन एग्जीक्यूटेड गिफ्ट. X ने गिफ्ट Y को कर दिया है. अब हम आगे पढ़ते. Y being a medical attendant was in dominant position over X. And if it can be proved in a court of law that Y obtained unfair advantage over X by causing X to execute gift deed, then X can repudiate the contract. Friends, हम लोगों ने undue influence में पॉइंट पढ़ा है. सिंपल अगर एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है दैट डज नॉट मीन कि वहां पे undue influence प्रेजेंस है. undue influence के लिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा दो चीजें चाहिए. एक आपकी चाहिए कि एक पार्टी आपकी डोमिनेंट पोजीशन में हो, और दूसरा मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूं, दोनों कंडीशन चाहिए कि डोमिनेंट पार्टी ने अपनी पोजीशन को यूज करके अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करा है. ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए तभी हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है. यहाँ पे जो Y है, Y इज अ मेडिकल अटेंडेंट, ही इज इन डोमिनेंट पोजीशन. बट यहाँ पे क्या उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके X को ये बोला है कि आप मेरे फेवर में अपनी प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दो. ये कोर्ट में प्रूव होना है. तो अगर ऐसी केस स्टडी आती है तो हमें भी अपने एग्जाम में ये लिखना है, इफ इट कैन बी प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट Y ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर X by causing X to execute the gift deed, then X can repudiate the contract, else no. तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे सब्जेक्टिव केस स्टडी पूछी है जहां पे वो इससे समझने चाह रहा है कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है. तो आप ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली यस या नो, आपको अपने आंसर में सब्जेक्टिविटी बिल्ड करनी ही पड़ेगी. तो होप आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी. नाउ लेट्स टेक अनदर केस स्टडी.
X is an employee of Y. X is in great need of money and there is a tight liquidity in the money market. X knows that market rate of interest is around 20% per annum and lender may impose several restrictions including collateral. He borrowed money from Y, his employer, at 27% without collateral. Later on X wants to cancel the contract with Y on account of undue influence. Will X succeed? अब हम लॉ पॉइंट पे आते हैं. Undue influence is caused when one party to the contract being in dominant position use that dominant position to obtain unfair advantage over others. फ्रेंड बार बार बोल रहा हूँ, जब भी undue influence के बारे में आएगा दो चीजें हम हमेशा ध्यान रखना कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में और उसने उस पोजीशन के एडवांटेज उठा के कुछ अनफेयर एडवांटेज लिया है, तभी undue influence है, अदरवाइज नहीं है. अब इस लॉ पॉइंट के बाद हम एग्जाम्पल पढ़ते, केस स्टडी को समझते हुए कंक्लूजन लिखते हैं. इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वाई हमने बोला एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर इज डीम टू मीन डोमिनेंट पोजीशन, ये लॉ ने डीम कर दिया है, बोल दिया है. बट दैट डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि कोई भी कॉन्टैक्ट अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. इन द गिवन केस डिस्पाइट बाय बीइंग इन अ डोमिनेंट पोजीशन वाई डिड नॉट ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर एक्स. हमने यहाँ पहले कंक्लूजन लिख दिया, कैसे वो समझा रहे. X was not able to get a loan without collateral. मीन्स X जो मार्केट में गया 20% पर एनम का रेट था और उसे पता था लेंडर सेवियर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हैवी कोलेटरल मांगेंगे, तो X was not able to get a loan without collateral. Y merely extended the loan at higher interest rate but without collateral. तो यहाँ पे Y बोल गया, माई मिस्टेक, Y merely extended the loan at a higher rate of interest without being a collateral. तो Y ने सिर्फ X की मदद करी है. वाई ये नहीं बोला कि भाई तुम मुझसे ही पैसे ले. एक्स को मार्केट की पूरी नॉलेज थी कि मार्केट में पैसा नहीं अवेलेबल है, लोन नहीं मिलेगा इजीली, तो वाई ने सिर्फ उसको विदाउट कोलेट्रल, क्योंकि जब भी हम लोन लेंगे विदाउट कोलेट्रल तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं सिंस देयर वाज अ नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द वे कि वाई जो है यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में था, बट वाई ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का कोई यूज करके अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया. एक्स को पूरे मार्केट की नॉलेज थी, हेंस वाई कैन नॉट, एक्स कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. तो होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी. आइए नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स. मिस्टर ए सोल्ड अ मोबाइल फोन विद अ डिफेक्टिव कैमरा टू अ कस्टमर. The customer later on want to return the phone due to low battery backup by setting the plea of fraud on the part of A. Will Mr. B succeed in his contention? यहाँ पे A ने क्या करा, उसको डिफेक्टिव कैमरे का फोन बेच दिया और ये क्या कि मैं लिखना रह गया, ये क्या के बेचा है फ्रेंड्स की इस फोन का कैमरा परफेक्ट है. लेटर ऑन कस्टमर कहता है भाई मुझे ये फोन वापस करना है, इसका लो बैटरी बैकअप है, आपने मुझसे फ्रॉड करा है. विल मिस्टर बी सक्सीड इन इस कंटेंशन का मतलब है क्या वो अपनी जो फैक्ट्स स्टेट कर रहा है उसमें वो सक्सीड होगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल रेपुटेट करने में. अब यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड with a view to deceive other party who actually acted on the faith of such representation and suffered a loss. In this case, अब हम conclusion पे आते हैं. There was a no false representation by A with respect to battery condition. A ने जो fraud करा था वो कैमरे के कॉन्टेक्स्ट में करा था. A ने बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी false representation नहीं दिया था. There was a false representation with reference to camera. And B was not deceived due to the false representation by. मीन्स जो A ने फ्रॉड करा वो कैमरे के कॉन्टेक्स्ट में करा, बट B जो फोन यूज कर रहा था उसको कैमरे में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उसको प्रॉब्लम आ रही थी लो बैटरी बैकअप में. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दो देर इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय A बट B was actually not deceived due to this false representation. और जब तक एक पार्टी उससे एक्चुअली डिसीव नहीं होगा देन विल से देयर इज नो फ्रॉड. thus there was a no fraud by A and B will not succeed in reputing the contract. होप
आपको ये सारी केस स्टडी समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको डिफरेंट ये केस स्टडीज समझा दे सकूं और आपको कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो होप आपको अच्छी लगी होगी। सिंसियर रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।